चलिए साथियों, अपनी चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, थंबनेल बदलने का समय नहीं मिल पाया है, इसलिए आप देखोगे जितने भी लेक्चर हुए हैं दूसरे पेपर के, सब में लगभग-लगभग आपको यही थंबनेल दिखेगा। लेकिन आप सभी उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे सारी चर्चाएं अलग-अलग हैं, लेकिन थंबनेल एक ही लगा दिया गया है। इन बातों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जहां से हमारी चर्चा छूटी थी, हम लोग वहीं से अपनी चर्चा को क्या करेंगे भैया, शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चित्रकला को, और चित्रकला को हमें जो है जहांगीर से देखना है। और जहांगीर के बारे में, जहांगीर के चित्रकला के बारे में मैंने पीछे भी आपसे चर्चा किया था, है ना? आइए देखते हैं। और देखिए, सुबह आपका पेपर भी है। पेपर से अगर एक आध घंटे पहले भी चीजों को देख लेते हैं तब भी आपका बेहतर होने वाला है। वैसे पेपर के पहले पहले यानी कि अभी रात 11-12 बजे के आसपास या 10 बजे तक आपको यह चर्चा मिल जाएगी। चित्रकला का बहुत ही शौकीन और पारखी व्यक्ति था। मैंने आपको बताया था ना कि चित्रकला इसको बना के दे दो और ये आंख बंद करके भी देखेगा, तब भी ये बता सकता था कि भाई ये चित्र जो है किस चीज का बना हुआ है, इसमें किस किस चीज का प्रयोग हुआ है, सारी बातों को ये बता सकता था। ऐसी बातें मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है, और आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैंने यहां आपको इंपॉर्टेंट लगा के दे भी दिया है कि भाई पूछा ही जाना है। यह प्रकृति प्रेमी भी था। उसके काल में अजूबे, फूलों, दुर्लभ पक्षियों तथा पशुओं के चित्र बनाए गए। तो इसके टाइम पर किस किस चीज का चित्र बनाया जा रहा है, ये सारी बातें जो है जब इससे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, लपेट के चले आना है। पुष्पों के चित्रकारी में मंसूर सर्वश्रेष्ठ था। तो इसके टाइम पर कौन कौन चित्रकार है ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। उसका एक चित्र लाल फूलों की बहार सर्वोत्तम है। अकबर के समय में पुस्तकों में चित्रकारी काफी प्रचलित थे। अब देखो इसके साथ जो है अकबर को भी जोड़ दिया गया है है ना? अकबर को भी जोड़ दिया गया है, तो ताकि आपको जो है क्लियर होता रहे कि अगर पूरे मुगल काल से चित्रकला के बारे में पूछे तो सबको लिख डालो, अगर केवल और केवल जहांगीर से पूछे तो केवल जहांगीर के बारे में लिख डालो। है ना? समझ में आ रही होंगी बातें। आगे देखो, धीरे धीरे समाप्त प्राय होने लगा। संभवतः तुजुक, ये जहांगीरी जो है अंतिम चित्रकारी वाली पुस्तक है। ये जो तुजुक जहांगीरी है ये चित्रकारी के रूप में अंतिम पुस्तक है। और ये पुस्तक चित्रकारी जो है किसके टाइम पर शुरू हो रही है, किसके टाइम पर चालू हो रही है, तो ये आप देखोगे अकबर के रूप में पाओगे, है ना? अकबर से। तो मैंने पीछे भी बताया था जो भी कहानी स्टार्ट होगी लगभग जो है लगभग लगभग अकबर से ही स्टार्ट होगी। मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। चित्र बनाने का काम वैसे तो अकबर के समय ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन जहांगीर के समय ही इसे निपुणता मिली। तो वही बात फिर से जो है रिपीट होके आ रही है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत याद करना है और थोड़ा बहुत जो है नमक मिर्च लगाना है और अच्छे से बना चुना के लिख के चले आना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। अब देखो, चित्रों में बादशाह के कार्यकलाप। अब बादशाह के जो कार्यकलाप हैं वो भी शाही शिकार का दृश्य, राज्याभिषेक, जहांगीर के द्वारा खुर्रम का तौला जाना इत्यादि। खुर्रम, खुर्रम के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था और मैंने कहा था कि भैया दोनों पेपर एक साथ पढ़ के जाना तभी कल्याण होगा। जिन्होंने केवल पहला ही पेपर पढ़ के गए थे, दूसरा नहीं पढ़ा था, वो पछता रहे हैं। तो पछतावा ना करें, दोनों ही देखकर जाएं, क्योंकि सारी चीजें जो है मिलती जुलती हैं और एग्जामिनर जो है छांट नहीं पाता, है ना? अगर अच्छा एग्जामिनर होता है तो वो छांट लेता है कि भाई जो चीज हम इसमें मेंशन किए हैं हम इसका ही पूछेंगे, और जो चीज दूसरे पेपर में मेंशन किए हैं उसको उसमें पूछेंगे। जब छांट नहीं पाता दोनों इक्के में मिला के पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुखवेग तथा विशन दास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो इसके टाइम पर कौन कौन चित्रकार जो है
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था और जहांगीर ने उसे नादिर उस जमा की उपाधि से विभूषित किया। अब देखो ये क्या कर रहा है, अपने चित्रकारों को क्या कर रहा है, उपाधियां दे देकर उनको उनका मान बढ़ा रहा है। हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया जो बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में उल्लिखित चित्र के रूप में लगा दिया गया है। उस्ताद मंसूर को भी जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि से विभूषित किया था। जहांगीर स्वयं कूंची चलाने में काफी निपुण था। वह अपनी, यहाँ देखो जो कूंची है ये समझ लीजिए जो पेंटिंग होती है ना पेंटिंग होती है, जब आप देखो कला आर्ट बनाते हो तो देखो रंगते हो ना, तो रंगने के लिए जो प्रयोग करते हो झाड़ू टाइप की, उसी को कह रहे हैं यहाँ कूंची, नहीं तो कुछ और समझ लो। ठीक है, चलाने में काफी निपुण था, यानी कि वो पेंटिंग करने में जो चलाया जाता है उसमें काफी निपुण था। वह अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जहां तक मेरा संबंध है चित्रकला के प्रति, मेरा प्रेम और उसे परखने की निपुणता इस हद तक पहुंच गई है कि जब किसी मृत अथवा आज के चित्रकारों का कोई भी चित्र बिना नाम बताए मेरे सामने लाया जाता है तो मैं तुरंत बता देता हूं कि यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। तो वही चीज मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि ये व्यक्ति ऐसा था, आंख मूंद के बता सकता था कि भाई इसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है, किसका चित्र है, कैसे है, क्या है, सारा कुछ बता देता था। तो वही स्टोरी जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे में जितनी मैंने कहानी समझा दी उतना ही आपके लिए बहुत है। अगर उस कहानी को बीच बीच में जो मैंने बताया उसको ही याद कर लेते हो तो आप अच्छा खासा लिख ले जाओगे, जितना डिमांड होता है उतना आप बना ले जाओगे। आगे देखो, अगर एक ही चित्र में कई आकृति चित्र हैं, प्रत्येक चेहरे पर अलग अलग उस्तादों ने काम किया है, तो मैं बता सकता हूं कि किस चेहरा पर किस किस ने काम किया है, यानी कि इतनी निपुणता इसको थी। जहांगीर के समय बादशाह को अति मानव का ऊंचा दर्जा देकर उसे सदैव गंभीर मुद्रा में प्रभा मंडल के साथ चित्रित किया जाने लगा। तो ये सारी बातें जो है मैं रिपीट कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं, बार बार उन्हीं को पढ़ने से कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है। तो हम शुरू करेंगे डायरेक्ट किसके टाइम पर, शाहजहां के टाइम पर। शाहजहां के टाइम पर क्या होता है, चित्रकला नहीं बल्कि क्या, स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है। क्लियर हो रही है बातें। तो इसके टाइम पर हमें थोड़ा ये चीज कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चित्रकारी होकबे करेगी। तो देखो, चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक रुचि थी इसको, किसको, शाहजहां को। अतः उसके काल में चित्रकला का विशेष विकास नहीं हुआ। उसके समय में प्रमुख चित्रकार गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, होनहार, बालचंद, अतुप, चतुप, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी कहानी मैं इसके बारे में भी पीछे बता चुका हूं। तो इसके बारे में क्या करना है, इतना ही जानना है। और औरंगजेब, औरंगजेब क्या था, औरंगजेब खुरापाती था। ये सारी चीजों पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। आगे देखो, चित्रकला दरबार से निकलकर क्या कहां चली गई, सामान्य जनता तक पहुंच गई। अब ये जो है संरक्षण वगैरह देगा ही नहीं, जो इसके यहाँ चित्रकार वगैरह है मारपीट के भगा देगा। अब भाई खूनी आदमी, कतली आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा, है ना। डाकू के साथ कौन रहना चाहेगा, खूंखार आदमी के साथ कौन रहना पसंद करेगा, कोई नहीं, सब भाग लेंगे। तो निकल निकल सब भागने लगे। कहाँ भागने लगे, बाहर भागने लगे। बाहर कहाँ जाएंगे, जनता में फैलाएंगे इसको। इसके समय चित्रकारों को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। यही बातें तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। इसलिए अधिकतम चित्रकारों ने अमीरों के यहाँ शरण ली। अब जो उस समय अमीर वगैरह थे, है ना, थोड़ा जो बड़े टाइप के लोग थे, जैसे राजा के बाद राजा के सेवक वगैरह हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके यहाँ ये चली गई। ये जनता की रुचि के चित्र बनाकर बाजार में बेचने लगे। इसके बाद उत्तरोत्तर चित्रकला का अंत हो गया। चित्रकला की मुगल शैली किसी प्रकार डगमगाती हुई शाह आलम के राज काल तक चली थी। इसके बाद यह कला दरबार से लुप्त प्राय हो गई और बाजारू कला बनकर रह गई। तो किस प्रकार से लुप्त हो रही है ये भी आप दर्शा सकते हो। कहां से लुप्त हो रही है, तो औरंगजेब चुट्टा के टाइम से।
अब संगीत स्थापत्य कला, संगीत और स्थापत्य कला, संगीत भी जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सिलेबस में इसको भी क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो एग्जामिनर का फर्ज यही बनता है कि जो मेंशन किया है वही पूछे, लेकिन एग्जामिनर है वो और ज्यादा पढ़ाई किया रहता है ना, पीएचडी वीएचडी किए रहता है तो उसको बहुत ज्यादा पता रहता है सारी चीज, बहुत किताब देखा रहता है तो कौनों में से उठा लेता है। बाकी जितना दायरा दिया रहे अगर उसमें से पूछे तो बच्चे आराम से कर ले जाए, लेकिन कभी कभी जो है इधर उधर कर देता है। चित्रकला के अतिरिक्त संगीत कला के क्षेत्र में भी मुगल कालीन प्रगति सराहनीय है। मुगलों के समय संगीत विकास में राजाओं के अतिरिक्त सामंतों ने भी क्या किया भैया, संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। आप इसमें जो है तानसेन वगैरह को देखोगे, है ना, और एक थी उर्वशी थी शायद अनारकली थी, डांस कर रही थी, है ना, अभी आगे लगा होगा। तानसेन जो है ये गाना वाना गाते थे, सितार तबला वबला बजाते थे, और एक उर्वशी थी या अनारकली थी जो डांस कर रही थी। आगे पढ़ोगे, मुगल काल में औरंगजेब को छोड़कर सभी बादशाहों ने संगीत में दिलचस्पी दिखाई। मैंने आपको बताया कि ये जो है चोट्टा आदमी है, ये क्या है, चोट्टा आदमी है, और इसके टाइम पर सारा कुछ लगभग लगभग आपको बंद होता दिखाई देगा। और जो जो पीछे के इसके पहले के मुगल शासक सुधारात्मक कार्य किए होंगे ये उसको उलट पलट के रख देगा, और जो जजिया कर वगैरह वसूलना बंद था पहले, ये जब इसका टाइम आएगा तो ये भी वसूलना चालू कर देगा। तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हमें जो चीज पढ़ना है अकबर, है ना, अकबर को पढ़ना है, और उसके बाद क्या है, ये शाहजहां है, जहांगीर है, इन तीनों से जोड़कर ज्यादा यहाँ दूसरे पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसमें जो है औरंगजेब में आलोचनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अकबर उसको क्या बोलते हैं, ये जो हुमायूं है और बाबर, इसको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ आपको 15, 26 से 40 तक के विषय में, मतलब 40 तक का जो इतिहास है वहां तक ये सारी घटनाओं को जानना है, सारी चीजों को पढ़ना है। ये हो गया, तो ये बातें आप जो है इतनी लिखो। छोड़ सभी बादशाहों ने संगीत में दिलचस्पी दिखाई, यानी कि इसी को छोड़ के बाकी सब ने दिलचस्पी दिखाई। इसमें हुमायूं ने भांडू से बच्चा नामक या कच्चा नामक, अस्पष्ट हो गया सब, नामक संगीतज्ञ को बुलाकर अपने दरबार में रखा, यानी कि बाहर से भी बुलाकर संगीतज्ञ को क्या कर रहे हैं भैया, रख रहे हैं अपने अपने दरबारों में। आगे देखो, के विकास का सर्वश्रेष्ठ समय अकबर का रहा। मैंने बताया ना अकबर के टाइम पर जो है सारा चीज होगा, तो वही बार बार रिपीट हो रही है, ये पढ़ाने में अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, सारी चीजें बार बार वही रिपीट हो रही है, पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अकबर के दरबार में अनेक ख्याति प्राप्त हिंदू मुस्लिम संगीतज्ञ थे। इन सभी संगीतज्ञों में तानसेन अग्रणी थे। तानसेन मैंने आपको पीछे बताया था। इनको जो है अकबर ने ग्वालियर से बुलवाया था। तानसेन ने अनेक नए रागों का प्रचलन किया। दरबारी संगीतज्ञों को 7 दिन के सप्ताह के क्रम से 7 समूहों में विभाजित किया गया था। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं जिनका संगीत कला में कोई मुकाबला नहीं था। ये बात नोट कर लो, लिख दोगे तो हो सकता है एक आध नंबर जो है दया खा के दे दे एग्जामिनर। आगे देखो, इनमें महत्वपूर्ण स्थान बाबा हरिदास वृंदावन वाले, बाबा रामदास, सुभान खां, मियां चांद, विचित्र खां, बाज बहादुर, सरोद खां और रंगसेन को प्राप्त था। अकबर के समय में मालवा संगीत का एक विख्यात केंद्र था। वहां का राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती नृत्य संगीत में, ये बाज बहादुर पूछा पूछा लग रहा है क्या, पहले पेपर में पूछा था क्या? ये गढ़ कहाँ है, ये बातें जो है 2-3 बातें आप नोट कर लेना। आगे देखते हैं, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर नृत्य और संगीत, अनारकली रही होगी, है ना, अनारकली, हाँ अनारकली ही थी डांसिंग वाली। जहांगीर और शाहजहां भी इस कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। वे प्रतिदिन नियमित रूप से संगीत सुनते थे। जहांगीर के समय ख्याल गायकी विख्यात था। इसके टाइम पर जो है ख्याल गायकी, ये जो है गायकी की कुछ विधाएं हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, तो ये ख्याल इसके टाइम पे चल रहा था गायकी में। शाहजहां के समय ध्रुपद ध्रुपद गायन
प्रचलित था। ये गायकी की अलग अलग विधाएं हैं। आगे कभी जब मैं आ, आपको ये संगीत के बारे में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसके दरबार में जगन्नाथ, सूरसेन, लाला खां, महापात्र, दुरंग खां थे, जिसमें जगन्नाथ एक विख्यात गायक थे। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान बादशाह था जो धार्मिक कारणों से संगीत को पसंद नहीं करता था। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, फिर बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा। आगे देखो, 1688 में दरबार से सभी संगीतकारों को बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि औरंगजेब के टाइम पे जब आएगा तो सबको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आगे देखो, यह सुनकर बादशाह ने कहा, बहुत खूब, इसे ले जाकर इतना गहरा गाड़ना की। आगे देखो, यहां पढ़ लेते हैं। मतलब बर्खास्त कर दिया जब किसका टाइम आएगा, खूंखार आदमी का। एक दिन की बात है कि संगीतकार संगीत की अर्थी निकालने का स्वांग रचाकर शोक मग्न हो रोते गाते चल पड़े। बादशाह ने पूछा, ये क्या है? संगीतकारों ने उत्तर दिया, वे संगीत को दफनाने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, बहुत खूब, इसे ले जाकर इतना गहरा गाड़ना कि फिर ऊपर ना आए। फिर भी औरंगजेब के समय में ही, यानी कि 1665-66 में राग दर्पण लिखा गया। उत्तरकालीन मुगलों में विशेषकर जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला संगीत प्रेमी और संगीत कला के संरक्षक थे। रंगीला, नाम ही रंगीला है तो संगीत तो सुनबे करेगा ये। जब नाम है भैया रंगीला है तो क्या करेगा, सुनबे करेगा ना। अब देखो, साहित्य, साहित्य वाले में कुछ किताब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो साहित्य वाला खंड भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखो, मुगल काल में साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। इस काल के सभी शासक उच्च कोटि के विद्यानुरागी थे। इस काल में फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना भी हुई। फारसी, अरबी एवं संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया, यानी कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे भी गए और फारसी वगैरह में उनका अनुवाद भी किया गया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अगर साहित्य से क्वेश्चन उठा तो आप सभी आसानी से लिख ले जाओगे, बोलो हाँ या ना। अगर साहित्य से क्वेश्चन उठा तो आसानी से लिख लोगे, बोलो हाँ या ना। और इस वाली चर्चा को हम ज्यादा लंबी नहीं ले जाएंगे। अब देखो, मुगलों के समय में फारसी राजभाषा के पद पर आसीन थी। मुगलों की राजभाषा कैसी थी तो आपको बताना है, फारसी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखा, और पहले में नहीं पूछा गया तो हो सकता है आपसे दूसरे में पूछ लिया जाए। तुजुक ए बाबरी ऐसे दे दिया जाएगा, तुजुक ए बाबरी, तो आपको लिखना है। और तुजुक ए बाबरी के बारे में पीछे भी मैं बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूं, है ना। तो आपको उन्हीं सब चीजों को जो है लिख के क्या करना है, चले आना है। आगे देखो, अभी हुमायूं नामा भी आएगा। तो तुजुक ए बाबरी किसकी है? बाबरनामा। जब इसका फारसी में अनुवाद हुआ तो यह क्या बन गई? बाबरनामा बन गई। इसके अतिरिक्त उसने कुछ कविताएं लिखी। बाबर लिपि या मुबैयान नामक एक शैली का प्रसार किया गया, यानी कि बाबर द्वारा। बाबर के समय ही मिर्जा हैदर ने तारीखे रसीदी तथा सैयद मुकब्बर अली ने तवारिख नामक ग्रंथ लिखा। मिर्जा हैदर को क्या लिख रहा है? तारीखे रसीदी। और तवारिख कौन लिख रहा है? सैयद मुकब्बर अली, ये तवारीख लिख रहा है। आगे देखो, बाबर की आत्मकथा के संबंध में एल्फिस्टन लिखता है कि केवल बाबर की जीवनी ही एशिया में सच्ची ऐतिहासिक सामग्री है। हुमायूं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था, उसका अपना एक विशाल पुस्तकालय था। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। आपसे दे दिया जाएगा हुमायूं नामा या लिख दिया जाएगा गुलबदन बेगम, है ना। छोटू क्वेश्चन के रूप में लिख के दे दिया जाएगा हुमायूं नामा। तब आपको लिखना, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। और आपसे मान लीजिए दे दिया जाए हुमायूं नामा या दे दिया जाए गुलबदन बेगम, तो तब भी वही जो है घुमा फिरा के लिख के चले आना, है ना। तो हो सकता है हुमायूं नामा भी पूछ ले, भाई पूछने में कहा जा रहा है, एग्जामिनर है। ई हो गया। आगे देखो, आगे उसी के समय लिखा। इसके अतिरिक्त कानूने हुमायूं, ताज किरात उल वाकायत
एवं शेख वाजायद की तारीखें, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं ये लोग। ये चलो हो गया, है ना, इतना हो गया। इसमें जो है हुमायूं नामा ही मुझे जरूरी दिखा। आगे देखो अकबर के टाइम पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से साहित्य लिखे गए या अनुवाद हुआ। तो अकबर, पहली बात तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, अनपढ़ था। अपने दरबार में लगभग 95 कवियों, है ना, नवरत्न भी इसके दरबार में थे। ये लेखकों वगैरह को हर चीज को संरक्षण देने में जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। आगे देखो, साहित्य का पूर्ण विकास अकबर के समय में ही हुआ। उसके दरबार में अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बदायूनी, फैजी आदि इत्यादि थे। तो अकबर के दरबार में कौन कौन था, आपको अबुल फजल बताना है, अब्दुल रहीम खान खाना बताना है, बदायूं बताना है, फैजी बताना है। महेश ठाकुर यानी कि बीरबल की बात हो रही है। अकबर कालीन फारसी साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक ग्रंथ, अनुदित ग्रंथ और कविताएं, यानी कि आईने अकबरी एवं अकबरनामा। ये किसकी है, तो ये है अबुल फजल की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखे रहना, आईने अकबरी, अबुल फजल, ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहना। मुंतखाब उत तवारिख, ये किसकी है, बदायूनी की है। तो बदायूनी की रचना भी आपसे पूछी जा सकती है। तबकाते अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद की है। ये हो गया तबकाते अकबरी, वैसे ये पूछा नहीं जा सकता है लेकिन ध्यान दिए रहना। तवारीखे सलातीन हो गया, मासीरे रहीमी हो गया, आदि ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ थे। ये देख लेना, मासीरे रहीमी, इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं आप देखते रहना। इसके समय तवारीख, ये हुमायूं एवं तवारीख अल्फी भी लिखा गया है ना। तो ये सारी रचनाएं भी इसके टाइम पर क्या हो रही हैं, लिखी जा रही हैं। इसी के समय तवारीख हुमायूं एवं तारीख अल्फी भी लिखा गया। अकबर के समय फैज सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने मलिक उस सुवरा यानी कि कविराज की पदवी दी गई। किसको दी गई, तो फैजी क्या है, फैजी है, हाँ फैजी है। चलो ये तो हो गया, इसमें हमने 2-3 देख लिया। आगे देखो, जहांगीर वाले में, जहांगीर में जो है अपने पितामह बाबर की भांति अपनी आत्मकथा लिखी। यानी कि ये अपनी आत्मकथा लिख रहा है तुजुके जहांगीरी, और किस भाषा में लिख रहा है, फारसी में लिख रहा है। इसको पूर्ण संभवता मोतमद खां ने किया। एक ठो मोतमद खां है, इसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, अधूरा लिख के चला गया था। मोतमद खां ने इकबाल नामा ये जहांगीरी भी लिखा। तो इसके टाइम पर यह भी पूछा जा सकता है। अन्य प्रमुख ग्रंथ है मासिर जहांगीरी, ख्वाजा कामगार, कामदार खां, तारीख फरिश्ता, फरिश्ता ने लिखा है ना, फरिश्ता से नाम। और उसके बाद इंतखाबे जहांगीरी। तो इतना चलो 2-3 हमने जान लिया, बहुत है। अगर लिखित में आएगा 2-3 रट के जाओ, अगर उस तरह पूछा जाएगा छोटू वाला तब आपको बताना ही पड़ेगा। आगे देखो, शाहजहां के टाइम पर क्या क्या लिखा गया। अनेक कवियों को इसने भी क्या दिया, संरक्षण दिया, तथा कलीम को राजकवि के पद पर नियुक्त किया। जहांगीर के समय कसीदा ज्यादा प्रचलित था। इसके दरबार में विशुद्ध फारसी के कवि सैदाई गीलानी थे। शाहजहां ने अबू तालिब कलीम को दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि, राजकवि की पदवी प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेक कवियों में कुदसी, काशी, सलीम, फारूक, मुनीर, सैदास, खियाली, दिलेर तथा चंद्रभान ब्राह्मण विशेष उल्लेखनीय है। शाहजहां के समय चंद्रभान ब्राह्मण प्रथम हिंदू कवि था जिसने अबुल फजल की शैली को, तो इसमें अभी तो हमें कुछ भी उतना नहीं मिला, इसके वाले में हमें उतना कुछ नहीं मिला। जो मैं हाईलाइट करूंगा केवल वही जानो, वही बहुत है। आगे देखो, नई शैली प्रस्तुत की। चंद्रभान की चार चमन एक महत्वपूर्ण रचना है, ये नोट कर लो। इसके अतिरिक्त शाहजहां के समय के ग्रंथ निम्न थे: मिरातुस फुतूह वगैरह 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 वगैरह। पादशाह नामा, ये आप ये याद कर लेना, कजवीनी की रचना है। एक ठो पादशाह नामा और कौन लिखता है, अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है। और शाहजहां नामा जो है इनायत खान लिखता है, इसको भी नोट करो। ये हो गया।
आगे देखो अमले सालेह शाहजहांनामा, एक शाहजहांनामा और लिखता है शाहजहांनामा, बस इतना याद करो बहुत है। आगे औरंगजेब का टाइम देखते हैं। औरंगजेब जो है ये एक उच्च कोटि का शिक्षित व्यक्ति था। अब बताओ इतना शिक्षित व्यक्ति इतना खूंखार इतना गधा कैसे हो सकता है। वह मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा न्याय शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था, है ना। इसने दूसरों का ग्रंथ नहीं पढ़ा लेकिन अपना वाला जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था। औरंगजेब ने जो है फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामी कानूनों का संग्रह करवाया। यद्यपि वह शासन काल का इतिहास लिखने के विरुद्ध था, फिर भी कुछ ग्रंथों की रचना उसके शासन के दौरान हुई, जैसे मुंतखब उल लुबाब, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा जो है किसकी है ये नोट कर लेना। मासिरे आलमगीरी, फुतुआते आलमगीरी, चलो ये एक याद करो बहुत है। उत्तर मुगल काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना गुलाम हुसैन की रचना सियारुल मुताखारीन है। ये हो गया इतना, इसमें और को मैं देख के बताता हूँ क्या जरूरी है। चलो छोड़ो हटाओ, बहुत हो गया। आगे देखो अनुवादित ग्रंथ। अनुवादित ग्रंथों में जो है पूछा जाता है इसका कि जैसे महाभारत का अनुवाद जो है किस नाम से हुआ, रामायण का अनुवाद जो है किस नाम से हुआ, तो ये सारी बातें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। देखो महाभारत का अनुवाद जो है मुल्ला सेरी नकीब सुल्तान हाजी और बदायूनी द्वारा किया गया, जिसका नाम रज्मनामा। महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में हुआ, क्या हुआ, रज्मनामा। आगे देखो रामायण, रामायण का भी अनुवाद हुआ। अथर्ववेद का अनुवाद बदायूनी तथा इब्राहिम सरहिंदी ने किया। अथर्ववेद का भी क्या हो रहा है, अनुवाद हो रहा है। आगे देखो राजतरंगणी, राजतरंगणी का भी जो है अनुवाद हो रहा है। अब देखो इसको आप सभी कैसे बनाइएगा कि इसके टाइम पर, मुगलों के टाइम पर संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ। पीछे जो है जब मैंने शुरुआत किया था तो वहां बता दिया था, उसी को जो है यहाँ चिपका देना बस। लीलावती का भी जो है अनुवाद हो रहा है, लीलावती, बस इतना याद करो बहुत है। भागवत पुराण भी है, सीधे अकबरी और पता नहीं क्या क्या। हिंदी हो गया, हिंदी मुगल काल में हिंदी साहित्य का बड़ा विकास हुआ। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास को तात्कालीन भक्ति आंदोलन ने गहरे रूप से क्या किया, प्रभावित किया। जो भक्ति का आंदोलन हुआ इससे भी जो है ये प्रभावित हुआ। और आगे जो है बहुत सारी कहानी अभी बच रही है और हमारे पास समय जो है बेहद कम है ना। समय बेहद कम है, हम कितना भी खींचेंगे खींच नहीं पाएंगे। तो पीडीएफ जो है मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा, आप उसी से और जो बचा कुचा है इसको क्या करना, नोट कर लेना, इसको क्या करना, याद कर लेना। अब देखो अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दोहावली, सतसई वगैरह वगैरह तमाम चीजें यहाँ दी गई हैं। ये सारा चीज मैं तो यही कहूंगा भैया पढ़ के आप सभी एक बार देख लेना, हो जाएगा, है ना। अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, भाषा कौटिल्यम, है ना। तो ये वैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में देखोगे तो दिया गया है। रुको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं जो है आपको तुरंत देख के बता दे रहा हूँ आपके सिलेबस में और क्या मेंशन किया गया है। देखो इसमें दिया गया है साहित्य का विकास, जैसे फारसी साहित्य हो गया, उर्दू साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, है ना। और मुगल कालीन शिक्षा हो गया, सूफी सिलसिला हो गया, भक्ति सगुण आंदोलन हो गया, और इनकी धार्मिक नीतियां हो गई। हालांकि धार्मिक नीतियों को दूसरे पेपर में पूछना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने पहले पेपर में ही पूछ लिया। गजब बदतमीजी है, इसका मतलब कि एग्जामिनर को कुछ आता जाता नहीं है। जो दूसरे में पूछना चाहिए वो भी पहले में पूछ लिया है, लीपापोती कर देगा ऐसे ही। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ,
है ना? इसीलिए मैं आपको बार-बार बताता हूँ कि भाई दोनों पेपर पढ़ के जाना, एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है। वो जो भी पूछ लें, जो भी कह दें, वही माई-बाप है, वही कर्ता-धर्ता है, उन्हीं की मानी जाएगी और किसी की नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी बातें जो है भैया पढ़ लीजिएगा, समय कम है, अभी इसमें कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। देखो उर्दू भाषा भी है यहाँ, है ना? फारसी भाषा हो गया, उर्दू भाषा हो गया और इधर मैंने आपको बताया था क्या हिंदी साहित्य। ये देखो मराठी भाषा भी यहाँ है और पीछे मैंने आपको हिंदी साहित्य के बारे में भी बताया होगा। तो ये सारी बातें क्या करोगे भैया, आप सभी पढ़ के जाना। तमाम भाषाओं का जो है विकास विकास यहाँ दिखाया गया है। और भी जो ये देखो ये भक्ति काल, भक्ति आंदोलन जो है यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ की कम से कम इतनी बातें जो है आप याद कर लो, इतनी बातें याद कर लो। मैं यहाँ जो है ऐसे जल्दी से जो है लगा दे रहा हूँ। भक्ति काल जो है आपका क्या हो जाएगा भैया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने हाईलाइट कर दिया। आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, आगे इसमें मैं आपको पढ़ना बता दे रहा हूँ। जैसे जितना उतना हाईलाइट किया उतना ही आपको जान लेना है। और यहाँ आ जाओ, यहाँ जैसे देखो ये है रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य हैं और इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। जैसे ये रामानुजाचार्य हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ इससे कोई भी मतलब नहीं है। इन्होंने भक्ति आंदोलन में क्या योगदान दिया, योगदान, क्या योगदान दिया, यही जो है एक आप जो है आंदोलनकारी या भक्त ले लें, है ना, एक भक्त लें और उन्होंने क्या योगदान दिया, केवल ये याद करो और एक लाइन वो याद करो, ठीक है। इनका नाम याद करो, एक लाइन इन्होंने जो योगदान दिया उसको याद करो और उसके बाद वही चिपका के चले आओ। इसमें आपको यही करना है। निम्बार्काचार हो गए, इन्होंने भक्ति आंदोलन में क्या योगदान दिया इसको लिखो, 1-2 लाइन बस, हो गया इतना। अब देखो रामानंद है, रामानंद ने भक्ति आंदोलन में क्या किया, है ना, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए क्या योगदान दिया, इसको आपको जानना है। फिर इनके शिष्य होते हैं कबीर, कबीर ने क्या योगदान दिया, और कबीर वगैरह को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो कबीर के बारे में जितनी भी बातें होती हैं आप लिख के आओ। फिर आ जाते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने भक्ति आंदोलन में क्या योगदान दिया, भक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। और वल्लभाचार्य के जो है एक शिष्य होते हैं सूरदास जी, सूरदास ने क्या क्या योगदान दिया, ये सारी बातें जो है आप लिख के आओ। और सूरदास के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। फिर उसके बाद नानक, नानक जी ने भक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, है ना, 1-2 लाइन याद करो, 1-2 लाइन लिख दो। और फिर चैतन्य महाप्रभु हो गए, सूरदास हो गए, सूरदास के बारे में आपको पता ही होगा, मीराबाई के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। नहीं तो आप क्या करो, थोड़ा सा 1-2 लाइन इनके बारे में तैयार कर लो, वही लिख दो। तो आपको इसमें ये चीज करना है। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने जो है रामचरितमानस में जो आप देखते हो, रामचरितमानस तो लिखा ही, हनुमान चालीसा भी लिखा, है ना। तमाम जो है भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इनके राम कैसे हैं, कबीर के राम कैसे हैं, सारी बातों को आप बताओ, भक्ति के क्षेत्र में क्या क्या कौन कौन से योगदान इन्होंने दिया, यही सारी बातें जो है आपको बताना है। और जितने मैंने दिखाए आपको ये कवि भक्त संत, है ना, जितना मैंने आपको भक्तों के नाम बताए, संतों के नाम बताए, कवियों के नाम बताए, इनमें से ज्यादा 5-6-7 के बारे में पढ़ लो। क्योंकि अगर आपके लिए लिखित पूछेगा तो आप 5-6-7 को पढ़ के गए हो, उसी से काम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए छोटे क्वेश्चन में आ गया तो हर हाल में उसके लिए हर जगह से आपको तैयारी बना के ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, ये जो संत तुलसीदास जी हैं भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के प्रचार प्रसार में इनका क्या योगदान होता है, इसी तरह से आपको सब में क्या करना है, लिख कर आना है। इसी तरह से नामदेव वगैरह हो गए और भी आपको अनेकों मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, ये गुरु नानक वगैरह हो गए। अब देखो यहां से जो है आपका क्या हो जाता है, ख्वाजा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अब भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। और इन प्रभावों को एक बार अगर आप ऐसे देख लेते हो पीडीएफ को, है ना, एक बार अगर आप ऐसे पीडीएफ को देख लेते हो तो भैया आपको जो है आसानी से क्या हो जाएगा,
याद हो जाएगा। और यहाँ से जो आपकी यह चर्चा दी गई है, ये आपकी चर्चा क्या है? ये आपकी चर्चा है सूफी से, है ना? सूफी आंदोलन। तो ये सारा लगभग आपका जो है भक्ति सूफी आंदोलन से ही है। ये सारा कुछ क्या करना, पढ़ लेना। ये सारा कुछ जो है एक बार देख लेना, आपका हो जाएगा। ये शायद पीपीटी जो है इसको काट दो, ये लास्ट वाला आपको नहीं देखना है। तो इसी तरह से हमने जो है एक अच्छे तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरा जो है हमने अपने सिलेबस को देख लिया एक बार। इसी तरह से पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, अभी भी समय है, आप पीडीएफ जो है ले सकते हो। आपको 80 लिखना है, 81 लिखना है, फिर लिखना है 78, फिर लिखना है 58, फिर लिखना है आपको 16 और इसी पर लिख देना है और बता देना है पीडीएफ चाहिए हमको कौन सा, एमए सेमेस्टर 3 विषय इतिहास। क्योंकि और सारी क्लासें चलती हैं, आप बताए रहेंगे तब जो है थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो इस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। और आप सभी ने पीछे बहुत सारे पेपर दिए हैं, आपको पता ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे तीसरे पेपर के साथ।